Good afternoon. Very good afternoon. Today we will do the sales of goods sec. In our last class, we did the part of sale of goods act. Is there any doubt? मैम आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है। यस मैम। एक मिनट अभी आ जाएगी क्लियर। अब चेक करो, अब भी ब्रेक हो रही है मेरी वॉइस? नो मैम। Am I audible now? No? यस Am I? यस मैम। यस मैम अब आ रही है। यस मैम आ रही है। Please check your net connectivity also. Today we do that part, unpaid seller. And unpaid seller topic is equally important. Keep rubbing and please open your PDF file. So the rights of unpaid seller engaging goods. This topic is so much important, and so please prepare this topic for assignment also. Okay, so what is the meaning of the unpaid seller? So by the name itself, it is clearly frame a picture in our mind that seller is unpaid. It means seller has not been paid properly or seller has not been paid, ठीक है, full amount, ठीक है, तो यानी कि seller को हमने full amount पे नहीं की गई है. So unpaid seller define the seller of a goods is deemed to be an unpaid seller within the meaning of this act. यानी इस act के meaning के अंदर तो जो सेलर ऑफ गुड्स है उसे हमने डीम किया गया है अनपेड सेलर. वो एक अनपेड सेलर कैसी है? अगर हम एक गुड्स के सेलर को डीम करते हैं अनपेड सेलर, इसका मतलब कैसे है कि जो यानी कि जो गुड्स का प्राइस है वो अभी तक हमने एग्जैक्टली पे नहीं किया गया है, और जो भी आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, द अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट योर चेक, ठीक है, या तो आपके पास पेमेंट में यानी कि हाफ आई है, ठीक है, सेलर को हाफ पेमेंट मिली है. इसका मतलब अगर जब तक सेलर को फुल पेमेंट नहीं होती उसके कौन कौन से राइट हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हमारे एग्जाम में, बिजनेस लॉ के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड, यानी कि जब पूरा का पूरा जो प्राइस है वो पे नहीं किया गया. सेकेंड, व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज or other negotiable instrument has been received
एज कंडीशनल पेमेंट, यानी कि कंडीशनल पेमेंट के तौर पे हम क्या बोलते हैं, आप हमारा चेक रख लो, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो इसे हम बोलते हैं कंडीशनल पेमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो भी हम डे टू डे लाइफ में इस टाइप की एक्टिविटी करते हैं कि वो चेक लगते हैं, ठीक है, इसी से मान लीजिए हम पेमेंट लेके आए हैं कि ताकि अगर हमें उसके पेमेंट नहीं दे पाएंगे तो फिर वो हमारे ऊपर क्या कर देगा, स्यू कर देगा उस चेक के बिहाफ में। इसका मतलब कि वो जो यहाँ आपने जो पेमेंट ली है, यहाँ आपका वर्क कर रहा है गुड्स, क्योंकि वहां आपने पेमेंट नहीं, उससे क्या लिए हैं, सेलर के गुड्स लिए हैं। क्लियर? सो सेकंड पॉइंट कवर करते हैं। सेकंड पॉइंट, व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रिसीव्ड एज कंडीशनल पेमेंट, कि जब एक बिल ऑफ एक्सचेंज और एक अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया जाता है एज अ कंडीशनल पेमेंट, कंडीशनल पेमेंट के बिहाफ पे, ठीक है, यानी कंडीशनल पेमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास कंडीशन के हिसाब से, तो जब एक बिल ऑफ एक्सचेंज और एक अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया गया है कंडीशनल, तो कंडीशनल पेमेंट में आपको ध्यान रखना है कि ये आपने फुल अमाउंट नहीं पे की है, यानी कि एक कंडीशन के हिसाब से कि वो जो चेक है या तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो तब तक सेलर के पास रहेगा कि जब तक आप उसकी फुल पेमेंट नहीं कर देते, and the condition on which it was received has not been fulfilled by the reason of dishonor। इसका मतलब अगर वो डिसऑनर हो जाता है आपका, मान लीजिए कि आपने उसकी पेमेंट नहीं दी तो उन्होंने आपका जो चेक है वो बैंक में डाल दिया, अगर वो डिसऑनर हो जाता है, ठीक है, तो ये आपके यानी कि उस केस में सेलर क्या बनता है, सेलर बनेगा अनपेड सेलर। The term seller includes any person who is in the possession of a seller। ठीक है, सेलर का मतलब क्या होता है, सेलर का इंक्लूड करता है कोई भी पर्सन, एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ अ सेलर, जो कि सेलर की क्या है, पोजीशन में है। तो एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ अ सेलर, ठीक है, फॉर इंस्टेंट एन एजेंट ऑफ द सेलर to whom the bill of lading has been, ठीक है, यानी कि एक सेलर का एजेंट जिसे लीडिंग यानी कि जो भी गुड्स ली है बिल है वो सेलर क्या हैज बीन डोज्ड और एंड मैम वॉइस कंसाइनमेंट ब्रेक और, हो रही है। मैम वॉइस नहीं आ रही। यस मैम। अच्छा ये नहीं वॉइस आ ही रही है, मैम ब्रेक हो रही है। बहुत ब्रेक हो रही है। यस मैम। यस मैम। एक मिनट दोबारा से वाईफाई ऑन ऑफ कर देती हूँ। अब चेक करो, मेरी आवाज आ रही है? मैम अभी भी ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। यस मैम अभी भी ब्रेक हो रही है। इतनी इतनी ब्रेक हो रही है, अब देखो, अब बोल रही हूँ मैं, अब मेरी वॉइस क्लियर है? वॉइस नहीं आ रही है? मैम बहुत ब्रेक हो रही है, अभी भी नहीं आ रही। एक बार यस आप मैम। भी अपनी वाईफाई कनेक्टिविटी चेक करो।
गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। अब चेक कीजिए, अब आ रही वॉइस? हाँ जी बच्चे, अब चेक करो वॉइस आ रही है नहीं? यस मैम। मैम, आ रहे आ रहे। अब ठीक है ना? यस मैम। ठीक है। हम सर इंक्लूड मैम फिर से हो रही है। मैम फिर से हो रही है ब्रेक। यस मैम, फिर ब्रेक। अब देखना मेरी वॉइस आ रही है क्या? द सेलर पर्सन हु अब मैम अभी भी ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। अभी भी ब्रेक हो रही बेटा, एक बार आप भी अपना नेट कनेक्टिविटी चेक कर लो। बच्चे एक बार आप भी चेक कर लो। सबसे पूछना। बच्चे देखो वाईफाई कनेक्टिविटी बिल्कुल ओके है, ठीक है। आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। एक बार अब आप अपना चेक कर लीजिए प्लीज। मैम अब आ रही है सही। मैम अब ठीक है। मैम अब ठीक है। अब ठीक है, आगे देखते हैं। सेलर इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज इन दी पोजीशन ऑफ अ सेलर, ठीक है। सेलर इंक्लूड्स करता है वो पर्सन। देखो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जैसे अगर हम एक सिंपल पे बोलते हैं कि क्या हर सेलर अनपेड सेलर होगा, ऑब्वियसली नहीं। लेकिन हर वो पर्सन जो कि गुड्स को क्या करता है, सेल करता है, तो वो इंक्लूड करता है क्या, सेलर। तो सेलर इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ अ सेलर। तो सेलर इंक्लूड्स करता है कोई भी पर्सन, ठीक है, जो कि सेलर की पोजीशन में है। as for instance an agent of the seller to whom bill of lading has been endorsed, or consignor or agent who has himself paid और इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस, ठीक है। इट और वो यानी कि प्राइस के लिए क्या है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। तो यानी कि एन एजेंट ऑफ द सेलर, सेलर का एजेंट, जिससे यानी कि बिल ऑफ लेडिंग क्या की गई है, एंडोर्स की गई है। कंसाइनर और एजेंट हु हैज हिमसेल्फ पेड, जो कि कंसाइनर और एजेंट जो कि खुद से क्या करता है, पे करता है, और उस प्राइस के लिए वो डायरेक्टली क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। क्या मतलब है कि इट मीन्स कि जो पेमेंट मिलेगी वो उसी पर्सन को मिलेगी
ठीक है, या आप ये नहीं कह सकते कि सेल किसी और पर्सन ने किया है और जो पेमेंट रिसीव करेंगे वो और डिफरेंट पर्सन है पेमेंट रिसीव करेंगे। ऐसा HUF में या फिर सेल्फ जो बिजनेस होते हैं, फैमिली का बिजनेस है, उसमें ही पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, उसी यानी कि पूरे HUF को, एंटायर फैमिली को वन ट्रीट करते हैं। पर ऐसा अगर मैं ये कहूँ कि इस पर्सन से मैंने गुड्स लिए और जो पेमेंट है मैं दूसरे पर्सन को पे करूंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नाउ द अनपेड सेलर्स राइट्स। देखिए ये राइट्स है, ये जो राइट्स के बारे में हमें ये देखेंगे कि अनपेड सेलर है तो अनपेड सेलर के डिफरेंट राइट्स हैं। वो डिफरेंट राइट्स कौन कौन से हैं? ठीक है, वो क्या कर सकता है? मान लीजिए भाई मैंने गुड्स है, ठीक है, आप अपने से खुद से लगाइए, ये साइट नहीं है, ये राइट्स आएगा। ठीक है, तो आप अपने आप से खुद से लगाइए कि आपने क्या किया है, गुड्स को सेल किया है। ठीक है, आपने गुड्स को सॉल्व किया है और जब आपने गुड्स को सॉल्व किया है तो रिसीव आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुई। अब आप उस केस में क्या करेंगे? अब आप उसके उस बिहाफ में क्या करेंगे? तो 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट प्रॉपर्टी इन द गुड्स may have passed to the buyer, यानी कि जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इन गुड्स, यानी कि जो वो गुड्स है या कुछ भी चीज है जो कि बायर को क्या किया गया है, पास्ड किए गए हैं। सो दैट प्रॉपर्टी इन द गुड्स may have passed to the buyer, the unpaid seller of goods has by implication of law, यानी कि जो गुड्स का जो अनपेड सेलर है लॉ के द्वारा, ठीक है, हैज इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ, लॉ की क्या है? इम्प्लीकेशन है। द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स, गुड्स के जो अनपेड सेलर है तो हैज बाय इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ। नंबर 1 उसके लॉ की क्या इम्प्लीकेशन है? अ लीन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस व्हाइल ही इज इन पोजीशन ऑफ देम। ठीक है, इट मीन्स कि या तो उसके पास क्या मिलेंगे? प्राइस, यानी कि गुड्स का जो प्राइस जो कि उसकी क्या है? पोजीशन में है। भाई या तो वो सिंपल ऐसा लगता है कि ठीक उसने अपने गुड्स भी ले लिए हैं और जो प्राइस है वो अब यानी कि उसको पे नहीं करेगा। ठीक है, या तो भाई अब एक मतलब इसमें सिंपल सा है, या तो वो बायर से कहेगा कि उसको पेमेंट करें या फिर यानी कि गुड्स के ऊपर ही अपना यानी कि राइट्स कर लेगा। आप ऐसे बोल सकते हैं कि उस गुड्स के ऊपर अपनी पोजीशन कर देना। तो देखो लीन का मतलब क्या होता है? अ राइट टू कीप पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब वो जो प्रॉपर्टी है देखा जाए तो वो जो गुड्स है वो बायर का है। ठीक है, लेकिन उसने फुल पेमेंट नहीं की गई, तो इसीलिए ये सेलर का राइट है, सेलर का अधिकार है कि वो यानी उतने ही प्राइस के लिए, अगर मान लीजिए बायर है, बायर ने उसकी जितनी पेमेंट की है गुड्स की, वो उतनी पेमेंट, सिर्फ उतने तक का ही क्या है? अधिकार है उसका, उतने तक का ही उसका राइट है। सो अ लीन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस, प्राइस के लिए जो गुड्स का क्या है? लीन है, यानी अ राइट टू कीप पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी के पोजीशन को रखने का जो क्या है? अधिकार है, राइट है। belonging to another person until a debt owned by that person। ठीक है, a lien on the goods for the price while he is in possession of them, जो कि ठीक है जब तक कि वो उनकी पोजीशन में है, या तो उसे रख सकता है। Second, in case of an insolvency of the buyer, the right of stopping the goods in transit। जैसे देखो ये क्या है? गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने ठीक है बायर के वहां पे गुड्स क्या किए हैं? सप्लाई किए हैं। आपको पता चला कि जो गुड्स है, क्या मालूम हुआ आपको कि जो गुड्स है वो अभी रास्ते में है। ठीक है, वो अभी जा रहे हैं, अभी बायर को मिले नहीं। आपको इन्फॉर्मेशन आती है कि जैसे मान लीजिए थर्ड पार्टी है, उसने इन्फॉर्मेशन दी कि जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो अब आपके मन में डाउट है कि आपको पेमेंट कहाँ से मिलेगी? ठीक है, यानी कि बाकी जो पेमेंट है
वो आपको रिसीव होगी या नहीं होगी, तो आपको पूरा राइट है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने पूरी पेमेंट रिसीव नहीं की गई, कि जो राइट्स है वो पूरी तरह से क्या है, ट्रांसफर नहीं है। सो इन केस ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, बायर के इंसॉल्वेंसी के केस में राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में ट्रांजिट में गुड्स को स्टॉप करने का, रोकने का जो अधिकार है, ठीक है, तो उसको पूरा राइट है ट्रांजिट में गुड्स को स्टॉप करने का, रोकने का। सो अ राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट आफ्टर ही हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ देम, ठीक है, उसके बाद यानी कि वो उसके साथ क्या है, पोजीशन में है। सो अ लीन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस व्हाइल ही इज इन पोजीशन ऑफ देम, and B, in case of insolvency of the buyer, a right of stopping the goods in transit, ठीक है, रास्ते में ट्रांजिट में गुड्स को स्टॉप करने का अधिकार है आफ्टर ही हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ देम। सी है अ राइट ऑफ रीसेल एज लिमिटेड बाय दिस एक्ट, यानी कि राइट ऑफ रीसेल, तो आप उस उन जो गुड्स पे आपने क्या किया है, पोजीशन की है, ठीक है, आप उन गुड्स को दोबारा से रीसेल कर सकते हैं। तो सिंपल सा मतलब है, फर्स्ट वो गुड्स को क्या कर सकता है, ले सकता है, ठीक है। सेकंड, वो जो गुड्स हैं अभी यानी कि बायर के पास रिसीव नहीं हुए, वो रास्ते में है, तो उन्हें ट्रांजिट में ही, रास्ते में ही उन गुड्स को रोक सकता है, स्टॉप कर सकता है। सो इन केस ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, अ राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में ट्रांजिट में गुड्स को स्टॉप करने का जो क्या है, अधिकार है, आफ्टर ही हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ देम, ठीक है। सी होता है राइट ऑफ रीसेल, यानी दोबारे से सेल करने का, दोबारे से यानी कि उन्हीं गुड्स को जो सेल करने का क्या होता है, अधिकार होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है कि लीन, ठीक है, गुड्स के ऊपर लीन का। सेकंड क्या होता है कि यानी कि रास्ते में ट्रांजिट में गुड्स को स्टॉप करने का जो राइट है, अधिकार है। तो इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, अ राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में ट्रांजिट में गुड्स को रोकने का जो राइट है, ठीक है। सेकेंड, थर्ड क्या है, अ राइट ऑफ रीसेल, यानी दोबारा से सेल करने का, रीसेल करने का जो अधिकार है, राइट है। सेकेंड पे आते हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने कवर किया। नाउ द सेकेंड वन, where the property in goods has not passed to the buyer। अब सिंपल है, ये फर्स्ट कौन सा पॉइंट था कि जो प्रॉपर्टी है गुड्स की वो पास हो गई है बायर को, यानी कि जो प्रॉपर्टी है गुड्स की वो हमने बायर को दे दी, ठीक है। यानी प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैव मे हैव पास टू द बायर, कि जो गुड्स की जो प्रॉपर्टी है वो हमने बायर को क्या कर दी, पास कर दी, वो हमने बायर को दे दी। The property in the goods may have passed to the buyer, the unpaid seller of the goods, ठीक है, गुड्स का जो अनपेड सेलर है। Where the property in goods has not passed to the buyer, अब हम सेकेंड पॉइंट स्टडी कर रहे हैं कि जहां पे जो गुड्स की जो प्रॉपर्टी है has not passed to the buyer, वो हमने बायर को पास नहीं की, ठीक है। Where the property in goods has not passed to the buyer, कि जो गुड्स की जो प्रॉपर्टी है वो हमने बायर को पास नहीं की गई। The unpaid seller has, in addition to his other remedies, a right of withholding delivery similar to and coextensive with his right of lien। क्या देखो, सिंपल सा मतलब है कि अगर देखो जो प्रॉपर्टी है वो बायर को आपने पास नहीं की गई, बाकी सारे राइट सेम है। अगर वो गुड्स पास ही नहीं किया गया, एक चीज सेलर की साइड से बिल्कुल वो मतलब क्या है, टेंशन में नहीं है, या फिर वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं वो गुड्स को किस टाइप से उनको क्या करूं, रोकूं, ठीक है, या फिर मैं उस गुड्स की पोजीशन कैसे लूं, क्योंकि इस केस में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जहां पे गुड्स की जो प्रॉपर्टी है हैज नॉट पास टू द बायर, वो बायर को पास नहीं की गई। So where the property in goods has not passed to the buyer,
कि जहाँ पे गुड्स की जो प्रॉपर्टी है वो बायर को पास नहीं की गई. The unpaid seller has, in addition to his other damages, a right of withholding delivery similar to, ठीक है, इट मीन्स कि withholding delivery. मान लीजिए उसे ऐसा लगता है, ठीक है, कि जो बायर है वो पे नहीं कर पाएगा, तो withholding, ठीक है, वो उस डिलीवरी को क्या कर सकता है, withhold कर सकता है, रोक सकता है. तो उसको रोकने का, डिलीवरी को विदहोल्ड करने का पूरा क्या है, अधिकार है, फुल राइट है. सो वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर, जहां पे जो गुड्स की जो प्रॉपर्टी है वो बायर को पास नहीं की गई, ठीक है. तो अ राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी सिमिलर टू एंड को एक्सटेंसिव विद हिज राइट ऑफ लीन, ठीक है, और यानी कि को एक्सटेंसिव है उसके लीन के राइट के साथ, ठीक है, और स्टॉपेज इन ट्रांजिट की, जैसे रास्ते में उसे रोकने के, ट्रांजिट में स्टॉप करने के, लीन के अधिकार के राइट के साथ क्या सिमिलर है. वेयर द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, जहां पे जो प्रॉपर्टी है वो बायर को क्या की गई है, पास की गई है. तो वेयर द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर. पहले बताइए, क्लियर हुआ इतना? ठीक है. अब मेन हम बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि देखो लीन का मतलब क्या है, कब कब जो सेलर है वो गुड्स की पोजीशन बायर से ले सकता है, कि कब कब ऐसी सिचुएशंस होती हैं या कब कब ऐसी क्या है कंडीशंस है कि जब सेलर है वो यानी कि वो बायर की ले सकता है सिंपली क्या, पोजीशन को. सो सेलर्स लीन subject to the provisions of this act, unpaid seller of goods who is in possession of them, ठीक है, कि जो गुड्स का जो अनपेड सेलर है, कि जो अनपेड सेलर ऑफ द गुड्स, गुड्स का जो अनपेड सेलर है, ठीक है, वो उसी गुड्स की क्या है, पोजीशन में है. इसका मतलब कि वो कब ले सकता है, यानी कि अपने ही गुड्स की रीपोजीशन को, ठीक है. तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है. The unpaid seller of the goods who is in possession of the good is entitled to retain possession of them. वो गुड्स की यानी कि वो गुड्स को तब तक रिटेन कर सकता है, is entitled to retain possession of them, वो तब तक उन गुड्स को रिटेन कर सकता है, यानी कि वो उन गुड्स को वापस ले लेगा. लीन मतलब वापस ले लेना, ठीक है, until the payment, जब तक कि उसे पेमेंट नहीं मिल जाती. सिंपल है. फर्स्ट केस, where the goods have been sold without any credit. अब भाई सिंपल है कि कोई भी जो गुड्स है वो बेचे गए बिना किसी क्रेडिट, ठीक है, उधार पे नहीं थे, ठीक है, लेकिन एक स्पेकुलेशन का मतलब क्या है कि कुछ पेमेंट कर दी, या फिर ये कहा गया कि हम एक दिन बाद, 2 दिन बाद उनकी पेमेंट को कर देंगे. और ये है कि गुड्स उधार पे दिए गए, क्रेडिट पे दिए गए, और उसका जो उधार का जो टाइम है वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया. तो बी, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, जहां पे जो गुड्स है वो उधार में, क्रेडिट में बेचे गए, सोल्ड किए गए, बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, और जो उधार का जो क्रेडिट का जो टर्म है वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया. सो यही सारे हमारे सेलर्स के लीन है, ठीक है. इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द पोजीशन ऑफ, इट मींस कि वो गुड्स की पोजीशन को क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है, गुड्स की पोजीशन को वो वापस ला सकता है. सो वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड, जहां पे जो गुड्स है वो बेचे गए थे बिना किसी स्टाइपुलेशन के, ठीक है, और जहां पे जो गुड्स है वो सोल्ड किए गए थे उधार में, क्रेडिट में, और क्रेडिट का जो टर्म है वो क्या हो गया था, एक्सपायर हो गया था. Where the goods have been sold on credit, but the term of credit has expired. क्रेडिट का जो टर्म था वो एक्सपायर्ड हो गया था. Where the buyer becomes insolvent, यहाँ पे जो बायर था वो क्या हो गया, insolvent हो गया. इट मींस कि बायर का दिवालिया नहीं है, इट मींस बायर के पास अब पेमेंट नहीं है, पैसे नहीं है. तो इन 3 कंडीशन में
ठीक है, सेलर अपने राइट्स ऑफ रीपोजेशन और टेक ओवर ऑफ द गुड्स, इट मींस कि सेलर्स अपने लीन के अधिकार को उस पे दिखा सकता है, बता सकता है। तो यानी कि वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्पेकुलेशन एज टू क्रेडिट, ठीक है ना, यानी कि हमने एक उधार कर दी, ठीक है, पेमेंट आ जाएगी। स्पेकुलेशन में भी सेम चीज होती है, यहाँ पर उधार बोल के नहीं ले रहे हो आप, वहां पे पेमेंट आपकी आ जाएगी, हो जाएगी। यहाँ जो टर्म ऑफ क्रेडिट एक्सपायर हो गया। मैम आपकी आवाज रुक रही है। वॉइस नहीं आ रही है। आ जाएगी वॉइस भी। यहाँ देखो नेट कनेक्टिविटी बिल्कुल फुल है, आपको दिखा दिया मैंने, एंटायर फुल है, आ जाएगी वॉइस भी। बीच बीच में आप भी अपना चेक करना। Now the second point, the seller may exercise his right of lien, ठीक है, notwithstanding that he is in possession of the goods as agent or bailey for the buyer, ठीक है, यानी कि वो अपने राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक, अपने इस राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज कर सकता है कब, कि जब वो उस गुड्स के पोजेशन में है, एज एन एजेंट के तौर पर भी है, कि जैसे मान लीजिए सेलर है, सेलर ने अपने एजेंट को भेज दिया, ठीक है, तो वो एजेंट भी यानी कि उस गुड्स के पोजेशन को सेलर के बिहाफ में कर सकता है। नाउ द पार्ट डिलीवरी, अब इस केस में क्या करेंगे, अब सिंपल है कि अगर मुझे एक लीन माने उन गुड्स का रीपोजेशन, अगर वो गुड्स रास्ते में है, ठीक है, ट्रांजिट में है, तो गुड्स, तो हम उन्हें बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। तो अगर वो गुड्स रास्ते में है, ट्रांजिट में है, तब हम उन्हें ट्रांजिट में यानी कि उन्हें क्या कर सकते हैं, गुड्स को रास्ते में ही ले सकते हैं। तो जब गुड्स क्या है, ट्रांजिट में है, तब हम ले सकते हैं। तो पार्ट डिलीवरी के केस में वेयर एन अनपेड सेलर हैज मेड पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, यानी कि जहां पर अनपेड सेलर ने गुड्स की जो क्या है कि गुड्स की डिलीवरी यानी कि फुल नहीं की गई। मान लीजिए 100 यूनिट्स के गुड्स बायर को सप्लाई करने थे, लेकिन 100 यूनिट्स के गुड्स नहीं, 40-50 यूनिट्स ही गुड्स सप्लाई किए गए। अब सेलर को पता चला कि यानी कि बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, या सेलर को लगा कि अभी तक यानी कि जो पेमेंट आनी थी वो आई नहीं है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, किसी भी कंडीशन में, यहाँ अभी मैं बात कर रही हूँ पार्ट की, पार्ट डिलीवरी की। इसका मतलब क्या है कि जो गुड्स है वो आधे डिलीवर किए गए और गुड्स आधे डिलीवर नहीं किए गए। सो ही मे एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन ऑन द रिमाइंडर, तो वो बाकी बचे हुए पे, रिमाइंडर पे, इसका मतलब कि जो 50 गुड्स रह गए, जो 60 गुड्स रह गए, तो रिमाइंडर पे वो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है। सो ही में एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन ऑन द रिमाइंडर, तो वो रिमाइंडर पे अपने लीन के राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। Unless such part delivery has been made under circumstances, ठीक है, वो जो पार्ट डिलीवरी है वो जैसे भी जो भी एग्रीमेंट में लिखा हो या उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो unless such part delivery has been made under circumstances as to show an agreement of to waive the lien। अब है टर्मिनेशन ऑफ द लीन। लीन का टर्मिनेशन क्या होगा, देखो लीन का टर्मिनेशन का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है लीन का टर्मिनेशन में, ये एक एक पॉइंट, एक एक कंसेप्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, आप सभी प्लीज ध्यान दीजिए इन टॉपिक्स पे। तो टर्मिनेशन ऑफ लीन में द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स लूजेस हिज लीन, देखो क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने वो जो गुड्स थे उनको क्या किया, रीपोजेशन अपने पास वापस ले ली, तो वो कब खत्म हो सकती है, वो तब खत्म हो सकती है, सिंपल सा है, जब बायर ने क्या कर दिया, गुड्स के फुल पेमेंट कर दी, ठीक है, जब बायर ने यानी कि फुल पेमेंट कर दी है वो तभी हो सकती है। सो टर्मिनेशन ऑफ लीन में द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स लूजेस हिज लीन
तो कब, व्हेन ही डिलीवर द गुड्स टू द कैरियर, ठीक है, और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर। अब उसने क्या किया, जब, अब सिंपल सा है, जो गुड्स उसके पास थे वो गुड्स उसने दूसरे को, किसी और थर्ड पर्सन को क्या कर दिया, सेल करके, या फिर वो जो गुड्स थे वो उसने थर्ड पर्सन को क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया। तब उसका जो अधिकार है उन उन गुड्स पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब उसका जो राइट्स है वो खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तभी राइट टर्मिनेट होगा, वैसे नहीं होगा। The unpaid seller of the goods, ठीक है, loses his lien when he delivers the goods to a carrier or other bailey for the purpose of termination to the buyer, buyer के termination के purpose के लिए, without reserving the right of disposal of the goods, ठीक है, goods के disposal के rights को reserve किए हुए बिना, when the buyer or his agent lawfully obtained पोजीशन ऑफ द गुड्स। अब सिंपल है, ठीक है, तब किया गया, यानी कि फर्स्ट केस में कि जब, यानी कि उसने जो गुड्स है वो एक थर्ड पर्सन को क्या कर दिया, दे दिया, जो गुड्स है वो थर्ड पर्सन को सेल कर दिया। इट मींस यहाँ पे जो प्रीवियस बायर था उसका जो रोल है वो कंप्लीटली खत्म हो गया, और यानी कि सेलर ने भी जो अपनी ऑनरशिप थी उस गुड्स के ऊपर वो दूसरे पर्सन को, अदर पर्सन को ट्रांसफर कर दी। नाउ द सेकंड पॉइंट इज when the buyer or his agent lawfully possession of the goods, कि जब बायर और एजेंट ने गुड्स के पोजेशन को लॉफुली ऑब्टेन्ड किया, यानी कि जब बायर ने, मान लीजिए कि प्रीवियस बायर है, ठीक है, उसने लॉफुली यानी कि उस गुड्स के पोजेशन को टेक कर लिया, या आप मान लीजिए कि जो रिमेनिंग जितना भी पार्ट ऑफ गुड्स सेलर को सप्लाई किया गया था उसमें डिफेक्ट निकला, ठीक है, तो बायर कह सकता है कि इसमें डिफेक्ट था, ठीक है, यानी कि वहां पे कोर्ट के सामने वो कह सकता है कि उसमें क्या था, डिफेक्ट था, और इसीलिए उसने फर्दर पेमेंट नहीं की गई, और जितनी भी उसने पेमेंट की है उतने के अकॉर्डिंग उसको गुड्स रिसीव नहीं किया, या फिर उसे गुड्स रिसीव नहीं मिला। तो इस केस में फॉल्ट किसका है, इस केस में जो फॉल्ट है वो सेलर का फॉल्ट है। सो व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स, कि जब बायर ने और उसके एजेंट ने लॉफुली ऑब्टेन किया है गुड्स के पोजीशन को, तो व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स पोजीशन ऑफ द गुड्स, ये ध्यान रखना कि जब बायर ने और एजेंट ने गुड्स के पोजीशन को लॉफुली ऑब्टेन कर दिया, इसका मतलब कि उन्होंने लॉफुली क्या कर दिया, उसके राइट्स को ले लिया। तो वही लिखा है टर्मिनेशन ऑफ लीन में, द अनपेड सेलर ऑफ अ गुड्स, ठीक है, लूजेस हिज लीन, या उसके टर्मिनेशन को कब लूज किया गया, कि व्हेन ही डिलीवर द गुड्स टू द कैरियर, कि जब जो उसके जो गुड्स है वो क्या किए गए, डिलीवर किए गए, कि जब बायर ने और एजेंट ने गुड्स के पोजीशन को लॉफुली ऑब्टेन किया और बाय वेवर, ठीक है, या उसने क्या कर दिया, यानी कि उसने अपने मर्जी से उन गुड्स को क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। तो ये कंडीशंस हो सकती हैं कि तब तक गुड्स क्या कर सकता है, ले सकता है, यानी कि वो अपने जो अधिकार है उसके लीन के गुड्स को पोजेस करने की, गुड्स को लेने के अपने राइट्स को खत्म कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। तो बाय वेवर का मतलब है द एक्ट ऑफ वेविंग अ राइट और क्लेम, ठीक है, क्लेम को लेने का या उसको लेने का जो राइट है, जो एक्ट है वो क्या कर दिया, खत्म हो गया, ठीक है। तो वो इंटेंशनली करे, अनइंटेंशनली करे, अब जब उसने खुद ही अपने राइट को छोड़ दिया तो उसका मतलब उसका जो गुड्स के ऊपर पोजेशन का राइट है वो टर्मिनेट हो गया। सेकेंड इज the unpaid seller of a goods having a lien does not lose his lien by the reason only that he has obtained a decree for the price of the goods, ठीक है, यानी कि उसने जो अपना लीन है, मतलब उसके पास ऑलरेडी रीपोजेशन है, ठीक है, और वो अपने गुड्स को तब तक नहीं
करेगा कि जब तक कि उसको पेमेंट यानी कि कंप्लीटली नहीं मिल जाएगी, यानी कि जब तक कि उसको जो पेमेंट है वो कंप्लीटली ऑब्टेन नहीं होगी, जब तक उसको जो पेमेंट है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, डिग्री में यानी कि जो उसे लॉ के द्वारा ही तब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा, so that he has obtained a degree for the price of the goods। ठीक है, पहले बताइए इतना क्लियर हुआ। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, हम ट्रांजिट में देखते हैं कि जब वो क्या जा रहा है, रास्ते में जा रहा है तो ट्रांजिट में है, अगर वो ट्रांजिट में है तब उसके कौन कौन से अधिकार होते हैं, तब उसके कौन कौन से राइट हैं, बताइए समझ में आया इतना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में रोकने का। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट द सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, देखो मेन सिंपल क्या है, ट्रांजिट मतलब कि रास्ते में गुड्स को रोकना। रास्ते में गुड्स को चलो अब आप ही बताओ, चाहे इसमें से एक बार रीड करके बताओ, देख के बताओ या अपने जो दिमाग लगा के बताओ, कब कब जो एक सेलर है यानी कि जिसे फुल पेमेंट नहीं मिली है, उसके पास ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं या कौन कौन सी ऐसी कंडीशन उसके पास अराइज हो सकते हैं कि जब वो गुड्स का जो मतलब ट्रांजिट में उसको जो रोकने का जो है अधिकार जमा सकता है, वो कब उसमें से अपने जो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है उसको एक्वायर करेगा, बताइए कौन सा है? मैम जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, जब उसे पता चलता है तो सेलर रुकवा सकता है गुड्स को। वेरी गुड, क्योंकि ये पॉइंट अभी हमने जस्ट डिस्कस यस किया मैम। कि अगर बायर सेलर को कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो बायर है, ठीक है, वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि वो जो है इंटेंशनली अब आपसे पेमेंट दे या नहीं दे, लेकिन अब वो पेमेंट नहीं दे पाएगा। तो सिंपल सा है कि यानी कि व्हेन द बायर ऑफ द गुड्स बिकम्स इंसॉल्वेंट, कि जो गुड्स के जो बायर है वो क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए हैं। और आगे मैम, और अगर सेलर ने जो वो है गुड्स हैं बायर को क्रेडिट पे दिए हैं और वो बोलेगा कि मतलब मैं बाद में उसकी पेमेंट कर दूंगा, और जो वो क्रेडिट की जो डेट है वो एक्सपायर हो जाए तब। तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट में देखते हैं, तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट व्हेन द बायर ऑफ द गुड्स बिकम्स इंसॉल्वेंट, कि जब यानी कि जो गुड्स का जो बायर है वो क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है। ठीक है, तब यानी कि सेलर को गुड्स को रोकने में, ट्रांजिट में रोकने का क्या है, फुल राइट है, फुल अधिकार है। The unpaid seller who has parted with the possession of the goods, कि जो अनपेड सेलर है, ठीक है, कि जो मतलब जो सेलर है जो कि अनपेड है, उसको फुल पेमेंट नहीं की गई, who has parted with the possession of the goods, जो कि गुड्स के पोजेशन के साथ क्या है, पार्ट है, has the right of stopping them in transit, उन्हें गुड्स को रोकने का, ट्रांजिट में रोकने का क्या होता है, अधिकार होता है। तो यानी कि अनपेड सेलर who has parted with the, यानी कि who has पार्ट का मतलब क्या होता है कि जो गुड्स है वो आधे उसमें है और हाफ में, यानी कि जो पोजीशन लिया है और हाफ में पोजीशन नहीं लिया गया। क्लियर? सो यानी who has parted with the पोजीशन ऑफ द गुड्स, यानी कि जिसने गुड्स की पोजीशन के साथ क्या किया है, पार्ट। ठीक है, यानी कि हाफ गुड सेलर के पास है और हाफ गुड्स क्या बायर के पास है। हैज द राइट ऑफ स्टॉपिंग देम इन ट्रांजिट, तो अब सेलर जो गुड सेलर के पास है, ठीक है, उन उतने गुड्स पे उनका अधिकार है, राइट है कि वो उन गुड्स को रास्ते में, ट्रांजिट में रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं।
So the unpaid seller has a right. So unpaid seller has who has parted with the possession of the goods has the right of stopping them in transit. ठीक है, that is to say he may resume possession of the goods as long as they are in course of transit. कहने का मतलब क्या है कि जब तक वो गुड्स रास्ते में है, ट्रांजिट में है, तब तक वो जो गुड्स की पोजीशन है उसे दोबारा से स्टार्ट कर सकता है या फिर वो अपने पार्ट में रिज्यूम कर सकता है एंड मे रिटर्न दैम, ठीक है, अंडर पेमेंट और टेंडर ऑफ द प्राइस, और यानी कि मे रिटर्न दैम यानी उसने जब वहां से उसकी शॉप से या फिर जहां से उसकी शॉप से गुड्स क्या हुए, सप्लाई हुए, ठीक है, तो उसने सोचा कि अब जो ओनरशिप है वो क्या होगी, चली गई, लेकिन वो तब तक सेलर तक रीच नहीं, बायर तक रीच नहीं हो जाते, तब तक उसे फुल राइट है गुड्स को बीच में रोकने का एंड मे रिटर्न देम, ठीक है, और उन गुड्स को, ठीक है, वो रिटर्न कर सकता है जब उसने बायर उसको फुल पेमेंट कर देगा। तो वही देखो एक एक लाइनें हैं इसमें, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपसे मतलब पूछ रहे हैं या फिर आपको उसमें लर्न करनी है, और वही इनका जो मीनिंग है सभी लाइनों का, डिफरेंट कंटेंट का एक ही मतलब है। क्या मतलब है कि वो जो अभी तक फुल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की गई है, और जब तक फुल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाती, ठीक है, और गुड्स जो है बायर तक रीच नहीं होते, तब तक ट्रांजिट में गुड्स को रोकने का अधिकार और गुड्स को रिटेन करने का जो फुल राइट होता है वो सेलर का होता है। ये ध्यान रखना। दैट इज ही में रिज्यूम possession of the goods as long as they are in the course of transit and may retain them until payment or tender of the price, यानी कि प्राइस के पेमेंट तक वो यानी कि गुड्स को क्या करेगा, अपने साथ रखेगा जब तक उसे बायर फुल पेमेंट नहीं करेगा। तो लिखा है ना अंटिल द पेमेंट और टेंडर ऑफ द प्राइस। यहां तक समझ में आया? बताइए। Yes, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं? आगे देखते हैं। अब है ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। अब मेन चीज है कि ट्रांजिट में हम यहाँ पे ड्यूरेशन के बारे में देखो, यहाँ पे लीन का, सेलर्स के राइट के ऊपर भी क्वेश्चन आया एग्जाम में, सेलर्स के लीन के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट के यानी कि रास्ते में गुड्स को रोकने के ऊपर भी क्वेश्चन आया है, तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी आया है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट भी आया है। तो हर जो जो टॉपिक आपको समझा रही हूँ, हर टॉपिक के ऊपर कभी एक मतलब हर साल, ठीक है ना, कभी इस साल में दूसरा क्वेश्चन आ गया तो नेक्स्ट ईयर में दूसरे क्वेश्चन आ गए, तो इक्वल इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। सो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट में द गुड्स आर डीम्ड टू बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट from the time when the buyer are delivered to a carrier or other bailee for the purpose of transmission to the buyer। ठीक है, कह रहे हैं कि गुड्स आर डीम्ड टू बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट, कि गुड्स को माना जाता है, डीम किया जाता है कि जो गुड्स है वो रास्ते में है, इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट में है, फ्रॉम द टाइम, कब से, ठीक है, तब से माना जाएगा जब से वो गुड्स यानी कि सेलर से क्या किए गए हैं, डिलीवर्ड किए गए हैं। सो गुड्स आर डीम्ड, डीम्ड का मतलब क्या है, एज्यूम, माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कि जैसे ये कि एक्चुअल में जो कुछ एक्ट होते हैं वो प्रॉपरली नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे गुड्स है वो अभी तक बायर तक पहुंचे नहीं है। आप ये हम अभी तक फिलहाल यहाँ पे जो ट्रांजिट की ड्यूरेशंस की बात कर रहे हैं, इस टॉपिक को समझिएगा प्लीज, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ जो वर्ड्स हैं, एक दो वर्ड्स टेक्निकल वर्ड्स है, लेकिन इनका मतलब बहुत सिंपल है, बहुत सेम है। वही है गुड्स आर डीम, यानी कि गुड्स को ऐसा माना जाएगा, एज्यूम किया जाएगा कि जो गुड्स है वो अभी
मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ मैम लेफ्ट हो गई। मैम का लैपटॉप बंद हो गया। करीना बोलो, तुम्हें क्या काम था? तुमने मैसेज किया था मुझे। मैम नहीं है क्या ग्रुप पर?
हाँ बोलो फरीना। मैं बस टीचर के बारे में पूछ रही हूँ, मैम है या नहीं यहाँ पे। क्या कह रहे? सुनाई नहीं दे रहा है, एक बार दोबारा बोलना। मैम है यहाँ पर अभी या नहीं, बस इतना ही पूछा था। ओके, नहीं है वैसे मैम यहाँ पे अभी। अच्छा सुनो, आपके पास बुक है ना बीएमएस की, तो थोड़ा पीडीएफ बना के आप भी सेंड कर दो ग्रुप पर। मेरे फोन में स्पेस की प्रॉब्लम आ जाती है, पर फिर भी मैं देख ट्राई करती हूँ, अगर बन जाएगी तो ठीक है। मैम किधर चली गई? अब मैं पता नहीं मैम, कल लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ रही है। यार जो एडमिन है वो मैम से पूछ लो ना कि मैम आने वाली हैं कि मैम ने अपना माइंडसेट बदल दिया। उन्होंने वेट करने के लिए बोला है। मैम ने दूसरा लिंक भेजा है, वो ज्वाइन कर लो।
भेजा मैम ने नया लिंक? मेरे पास तो नहीं आया। ग्रुप में चेक कर लो, ग्रुप में आ गया।